नमस्कार, भारत भाग्य विधाता में आपका स्वागत है। आज इंडिया का एजेंडा है महिलाओं की सुरक्षा। हमारे देश में महिलाएं खुद को बेखौफ कब महसूस करेंगी? दिल्ली गैंगरेप पर आज फैसला आया है और कल देश को सजा का इंतजार है। क्या इस सजा के बाद बलात्कारियों के मन में भय पैदा होगा, डर पैदा होगा? क्या आपको पता है कि दिल्ली की उस बहादुर लड़की ने अस्पताल में अपनी मां से क्या कहा था? वो लड़की इतनी तकलीफ में थी कि बोल भी नहीं सकती थी। उसने अपनी मां को कागज का एक टुकड़ा दिया था जिस पर लिखा था, मैं जीना चाहती हूं। उसने अपनी मां से लिखकर यह भी पूछा था, क्या वो पकड़े गए? उस बहादुर बेटी की पहली इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी, उसे हम बचा नहीं पाए, लेकिन दूसरी इच्छा न केवल पूरी हुई बल्कि अंजाम तक अब पहुंचने जा रही है। 16 दिसंबर के गुनाहगारों को कल सजा सुनाई जाएगी। जी न्यूज पर आप लगातार आज हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं और इस वक्त हम ये सवाल उठा रहे हैं कि रेप करने वालों को आखिर डर क्यों नहीं लगता, कमी कहां है और समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है। आज हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल मौजूद होगा स्टूडियो में और हमारे साथ आज किरण बेदी हैं, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। उनके तजुर्बे का आज हम फायदा उठाएंगे। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगी। हमारे साथ हैं तेजिंदर लूथरा साहब जो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली पुलिस के साथ, और मुंबई से हमारे साथ होंगी फिल्म अभिनेत्री अमृता राव जो हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज देश की महिला क्या महसूस करती है और वो बेखौफ कब बनेगी। सड़कों पर पब्लिक का गुस्सा देखने को मिला, संसद में नेताओं का गुस्सा देखने को मिला, कानून पहले से ज्यादा सख्त बनाए गए, इसके बावजूद रेप और गैंगरेप की घटनाएं रुकी नहीं। सवाल उठता है कि ये दरिंदे आखिर डरते क्यों नहीं, इन्हें कानून का डर क्यों नहीं है, ये बाज क्यों नहीं आते। अलग अलग लोगों से बात करके जानकारों की राय जानने के बाद हमें लगता है कि रेप करने वालों में सिस्टम का डर नहीं रह गया है। दिल्ली गैंगरेप में भले ही 268वें दिन फैसला आ गया है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सजा होने में इतनी देर लग जाती है कि लोग उस वारदात को भूल जाते हैं और भूलने की यही बीमारी अपराधियों के हौसले बढ़ाती है। आप खुद सोचकर देखिए, सजा अगर साल, 2 साल, 3 साल की जगह महीने भर में मिलने लगे तो उसका कड़ा संदेश जरूर जाएगा। महीने भर के अंदर अगर दोषी को उम्र कैद या फांसी हो जाए तो रेप का या गैंगरेप हो, उसकी मानसिकता रखने वालों की रूह कांप जाएगी। एक मान्यता यह भी है कि कोई भी सच या विचारधारा सख्ती से नहीं डरती, कानून से नहीं डरती, वो फांसी से शायद डर जाए। यानी सोच को बदलना होगा। सिर्फ रेपिस्ट ही नहीं बल्कि रेपिस्ट नाम की मानसिकता को भी खत्म करना पड़ेगा। तो आज हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे साथ तेजिंदर लूथरा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। लूथरा साहब, देश के लिए आज एक बड़ा दिन है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए भी आज एक बड़ा दिन है क्योंकि ये जो केस है अपने आप में एक लैंडमार्क केस है और 7 महीने और कुछ दिन की सुनवाई के बाद ये फैसले तक पहुंच गया। दिल्ली पुलिस ने क्या क्या सीख ली इस पूरे केस से और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी ये? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये हम लोगों के लिए एक मील पत्थर है, एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। और ये केस इतना संवेदनशील था कि इसने पुलिस को बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील बनाया। और यही कारण रहा कि इस केस में हम इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर पाए और बहुत कम समय में सारे एक्यूज्ड को पकड़कर फटाफट केस को चार्जशीट के लेवल तक हम ले पाए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि समाज के सभी अंगों को इस केस ने हिलाया और ज़्यादा संवेदनशील बनाया। यही वजह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई और आज जजमेंट आपके सामने आ गया है। और इस लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये केस हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम बाकी केसेस में भी इसी लेवल की एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन कर पाएं। जी, लेकिन पुलिस के ऊपर भी कई सवाल उठे उस दौरान, आपको याद होगा। और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस की ट्रेनिंग है, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा,
देश भर में जब हम बात करते हैं तो एक सवाल ये उठता है कि पुलिस इज नॉट सेंसिटिव इनफ, और इसीलिए महिलाएं, लड़कियां, कभी ईव टीजिंग का कोई मामला होता है या रेप का होता है, उसको रिपोर्ट करने से डरती हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन इज स्टेज 1 और इमीडिएट स्टेज पुलिस स्टेशन की होती है। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस केस के बाद दिल्ली पुलिस ही नहीं, बाकी देश की तमाम पुलिस महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति और ज़्यादा संवेदनशील हुई है। हमने बहुत ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसमें ख़ासतौर से जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज चलाना, ट्रेनिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाना, वुमेन हेल्प डेस्क बनाना, और एक जो सबसे बड़ा फैसला हम लोगों ने लिया वो ये लिया कि महिलाओं की जो भी कंप्लेंट वो जिस रूप में भी लिख कर देंगी, हम उसको हूबहू उन्हीं की लिखावट में दर्ज करेंगे। हम ये नहीं होने देंगे कि कोई महिला हमारे पास कंप्लेंट करने के लिए आए और उसकी एफआईआर ना लिखी जाए। यही कारण है कि हमारा जो क्राइम फिगर है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है, खासतौर से महिलाओं वाला, वो लगभग 4-5 गुना ऊपर चला गया है। लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं दर दर अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए मारी मारी ना फिरती रहें, बल्कि उनकी जो भी कंप्लेंट है उसको तत्काल हम दर्ज करें, क्योंकि न्याय की पहली सीढ़ी पुलिस स्टेशन ही है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों में बहुत सारे गांव हैं जहां तक हो सकता है ये बात ना पहुंची हो। हम चलते हैं मुंबई। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। कहने को प्रियंका कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन प्रियंका एक महिला भी हैं और युवा भी हैं। प्रियंका, आपसे हम जानना चाहते हैं, आज इस फैसले की चर्चा पूरे देश में है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक फैसला महिलाओं को देश में सुरक्षित बना सकता है, कर सकता है, या इस फैसले से कुछ बदलाव आएगा? जैसे कि आपने कहा, महिला और युवा होने के नाते मैं भी इस केस में शुरू से ही देख रही हूं और ध्यान रखा हुआ है, और मैं भी चाहूंगी कि जो अक्यूज पाए गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा। जो 16 दिसंबर को हुई घटना हुई, उसने सभी औरतों को, क्या पूरे देश को झंझोर डाला था। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाएगा, और एज अ वुमन मैं भी चाहूंगी कि सख्त से सख्त सजा इनको मिली जाए, जो कि एक एग्जाम्पल बने कि जो ऐसी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेगा उनको कानून माफ नहीं करेगा, और ना ही ये देश माफ करेगा। जी, तो बात हम यही कर रहे थे कि आज अगर देश में कोई बलात्कार होता है तो बलात्कारी को शर्म नहीं आती, बलात्कारी को डर नहीं लगता, डर महिला को लगता है, शर्म उस महिला को आती है, शर्म उस महिला के परिवार को आती है, और इसी को हमें बदलना होगा। अमृता राव इस वक्त हमारे साथ है मुंबई से, जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं और फिर से मैं कहूंगा कि एक युवा भी है और एक महिला भी है। अमृता, हम बात कर रहे थे महिलाओं का जो स्टेटस है हमारे देश में, बस स्टैंड से लेकर बॉलीवुड तक लोग कहते हैं कि बात बराबर है। आप बॉलीवुड में हैं, आप कुछ बताना चाहेंगी वहां से, इस पूरे फैसले को आपने किस तरीके से लिया, और क्या आपको ऐसा लगता है कि महिला का जो स्टेटस है हमारे देश में, उसको भी हमें काफी कुछ दोष देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको वो स्टेटस दे नहीं पाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज आई थिंक द achievement will be that day when a woman should not be telling a other woman कि ऐसे कपड़े मत पहनना, कि ये टाइम पे अकेली घर से बाहर नहीं निकलना, but one man should be telling the other man कि देखो, अगर आप ये करोगे, ईव टीजिंग करोगे या कुछ करोगे, छेड़खानी करोगे, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, क्योंकि आई एम स्कैर्ड ऑफ द लॉ। मैं नहीं जाना चाहता, उम्र कैद मुझे नहीं सज़ा पानी है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो ये जो डर है, ये हमारे मन में, हर एक के मन में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कल का वर्डिक्ट क्या होगा हमें पता नहीं, चाहे वो इतना सिवियर ना हो जितना हम चाहते हैं कि हो, पर हमारी बस यही कोशिश है, बस यही रिक्वेस्ट है कि सज़ा जो भी हो, बहुत उसको जस्ट इम्प्लीमेंटेड एट लाइटनिंग स्पीड, like Nirbhaya case, fast track court, 7.5 months, it's not really the best thing. जी, यानी हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमें गति अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन की गति बढ़ानी पड़ेगी, हमें जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसकी गति बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन तेजिंदर लूथरा साहब हमारे साथ हैं, और हम बात कर रहे थे अमृता से, जो कि खुद फिल्म अभिनेत्री है। जब हम बात करते हैं सर इस तरह की,
कोई महिला बलात्कार के बाद, ईव टीजिंग के बाद अभी तक जब पुलिस स्टेशन जाती थी तो उससे बड़े अजीब से सवाल अभी तक पूछे जाते थे। जब पुलिस ये पूछती है कि तुम वहां क्या कर रही थी, वहां क्या करने गई थी, ये लड़का जो तुम्हारे साथ था ये कौन है, ये लड़का तुम्हारे साथ वहां पर क्या कर रहा था, क्या तुमने अपने घर पर बताया था, एंड ऑल अदर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, तो जो लड़की है वो सबसे पहले उसी से डर जाती है, जबकि मुद्दा असल में कुछ और होता है। तो हम बात फिर से वहीं कर रहे हैं कि द ट्रीटमेंट, जब वो लड़की या महिला पुलिस स्टेशन आती है तो पहला ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? हमने 16 दिसंबर के बाद जो खास परिवर्तन अपनी कामकाज में किए हैं, पहली बात तो हमने हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क बनाए हैं जिनको वुमेन ऑफिसर्स मैन करती हैं। जब कोई महिला आती है तो उसका सामना अपने ही जैसी एक महिला से होता है, पुरुष से नहीं होता है। इसका हमने पूरा इंतजाम कर दिया है और हर थाने में वुमेन हेल्प डेस्क बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। दूसरा, हमने अपने जो पुरुष लोग थानों में काम करते हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्सेज बहुत ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग करवाई है, ताकि उनको समझ में आए कि एक जेंडर की, दूसरे जेंडर की सेंसिटिविटीज़ क्या होती हैं, उससे बात करने में, उससे कंडक्ट करने में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, हमने जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है वो ये किया है कि अगर कोई महिला आती है अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाने के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि आप अपनी ही हैंड राइटिंग में खुद कंप्लेंट लिखकर हमको दीजिए, ताकि हमको उससे कोई सवाल करना ही ना पड़े। जब वो खुद अपनी हैंड राइटिंग में सब कुछ लिख कर दे रही हैं, उसके ऊपर जो धारा लगती है, जो सेक्शंस लगते हैं, हम उसके तहत एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ महिलाओं से संबंधित मामलों की जो एफआईआर्स हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 5 गुना ऊपर चला गया है पिछले कुछ 8-10 महीनों में। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि महिलाओं का हर मामला दर्ज होता रहे। जी, और क्या कल होने वाली सजा के बाद लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? हमने बात की देश के अलग अलग शहरों की लड़कियों से इसी मुद्दे पर, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश क्या चाहता है। फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और वो सजा कौन सी हो सकती है जिससे अब हर व्यक्ति जिसके दिमाग में ये सब चल रहा है, हर वो आदमी उससे डरे, उसको भय लगे। तो देश की लड़कियां क्या कहती हैं, पहले वो सुनिए आप। हाँ, थोड़ा सा डर आएगा उन लोगों पे कि हाँ, अगर अब ऐसा होता है, अगर हम पकड़े जाते हैं या कुछ होता है तो ये इतनी बड़ी सज़ा है। अभी तक तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सज़ा ही है इस चीज़ के लिए, तो दे आर टेकिंग इट लाइक दैट ओनली। मतलब कम्प्लीटली हम सिक्योर फील नहीं करेंगे, हम रातों को घूमने नहीं लगेंगे सड़कों पर, लेकिन हाँ, चांसेस इंप्रूव होंगे, लोग थोड़ा डरेंगे। मुझे लगता है कि कुछ तो सबक सीखेगी हमारी सोसाइटी, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है ज़रूरत है हमें खुद अपनी मानसिकता बदलने की। सुरक्षित तो हम वैसे महसूस नहीं करते, और उनको सज़ा मिलने से शायद एक महिला के अंदर, शायद नारी शक्ति के अंदर एटलीस्ट ये तो विश्वास आएगा कि हाँ, हमारी सरकार कुछ कर रही है। ये तो निर्भया केस क्योंकि इतना पॉपुलराइज हो गया, क्योंकि ये दिल्ली के लाइमलाइट में था, इसलिए हमें जानते हैं। लेकिन ऐसे हर रोज केसेस होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई डेथ पेनल्टी नहीं है। आप 4 लोगों को अगर डेथ सुना रहे हो तो उससे आई डोंट थिंक सो कि लोग डरने वाले हैं या लड़कों को लगने वाला है कि नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। कड़ी सजा सुनाने से आगे कोई ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर उनको फांसी दें या उनका ऑर्गन काट के उनको ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दें तो आगे कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब हम अब्रॉड जाते हैं सब लोग, तब हम लोग ऐसे करना सोचते नहीं, बिकॉज वहाँ पे रूल्स ऐसे है कि यू कांट लुक एट गर्ल्स एंड स्टार्ट थिंक अबाउट रेप फॉर देम, वेयर एज इन बॉम्बे नो वन सेज एनीथिंग। बॉम्बे की पुलिस इतना कुछ करती नहीं है। फांसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो लोगों को सज़ा मिलती है, कितने दिनों की मिलती है, सालों की मिलती है, तो वो फिर से ही छूट जाएंगे। अगर उन लोगों को कोई ख्याल नहीं, कोई ये नहीं, फिर से वो कर सकते हैं। लेकिन फांसी ऐसा चीज़ है कि इंसान के अंदर खौफ पैदा हो जाता है कि नहीं, मतलब ये लोगों को ये इसकी सज़ा ये है, तो इससे बचा जा सकता है। शायद सबक नहीं मिलेगा, पर करने से पहले 2 बार सोचेंगे कि नहीं, ऐसा हुआ था। तो अगर मन में नहीं बदलाव नहीं आया तो शायद डर से ना करें। सबक किसी को नहीं मिलेगा, पर हाँ, जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं उन लोग के दिमाग में ये एटलीस्ट आएगा कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है, इन रिसेंट पास में ऐसा हुआ है, तो डर ज़रूर थोड़ा सा क्रिएट होगा। और भारत भाग्य विधाता के दौरान हम लगातार ये मुहिम चलाते आए हैं, सुरक्षा की मुहिम, कि हमारे देश में महिला सुरक्षित कब बनेगी। और भारत भाग्य विधाता में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आई तो उन्होंने भी देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खासी चिंता जताई।
लेकिन शीला दीक्षित ने कहा, सिस्टम पर आरोप लगाना सिर्फ आधा जवाब है। लेकिन असुरक्षा क्यों है? जी देखिए, सवाल ये है कि क्या ऐसी बात है कि जब मैं 59 में मैंने अपना MA ख़त्म किया और BA के अंत में और MA में मैं अपनी गाड़ी लेकर चली जाती थी कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वापस भी आ जाती थी, सिनेमा भी चले गए, रात को चले गए, बस में अकेले चल रहे, कुछ हमें ऐसी घटना नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे खुद डर लगता है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को कह दूं कि बेटा तू चली जा अकेली, कि पता नहीं क्या हो जाए। तो एक माहौल बिगड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें दोषी केवल एक पुलिस की नाकामयाबी को करना या व्यवस्था को करना, मैं समझती हूँ वो आधा आंसर है, पूरा सवाल का जवाब नहीं है। शीला दीक्षित कह रही हैं कि ये आधा जवाब है, ये पूरा जवाब नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद डर तो उन्हें भी लगता है। यानी हमारे देश में महिला चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, किसी भी शहर में क्यों ना हो, डर उसे जरूर लगता है। और ये डर कब जाएगा, आज का मुद्दा यही है। प्रियंका के पास हम एक बार फिर से चलते हैं। प्रियंका, आपका अपना विश्लेषण क्या है? हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे महिला कोई भी हो, किसी भी पद पर, किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन डर सबको लगता है, ऐसा क्यों? मैं यही कहूंगी कि जो हमारी सोच है, जैसे मैं भी, जैसे शीला जी ने कहा कि किसी समय पे निकलते वक्त मैं 2 बार सोचूंगी कि मैं निकलूं कि नहीं निकलूं इस समय पर। तो ये जो सोच है, ये जो डर है, ये अगर हटाने की कोशिश करें तो दो तीन स्टेप्स मेरे ख्याल से होते हैं। जैसे पुलिस सर्वेलेंस अगर बढ़े, पुलिस सेंसिटाइजेशन हो, विमेन हेल्प सेंटर्स हो, और हमारी तरफ से, समाज की ओर से अगर हम जेंडर सेंसिटाइजेशन करें, स्कूल में कंपलसरी करें, बचपन से ही करें, शुरुआत से ही करें, तो शायद आगे जाकर बदलाव आ सकता है। तो अगर ये, जैसे उन्होंने कहा, आधा ही होगा अगर हम पुलिस को ब्लेम करें, स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम करें, पूरा तभी माना जाएगा कि हम चारों ओर अपनी तरफ भी देखें कि हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं, कि एक औरत आज जब मेरी बेटी घर के बाहर निकले, वो बिल्कुल सुरक्षित होकर निकले, कि वो उसके साथ ऐसा कोई कांड नहीं होगा। जी, और अमृता के पास हम चलते हैं। अमृता, थोड़ी देर पहले आप यही बात कह रही थी कि पुरुष को भी पुरुष का साथ नहीं देना चाहिए अगर कोई ऐसा काम करने वाला है तो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बाहर निकलती हैं, क्या आपको भी डर लगता है? कभी आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है when you are also scared? Definitely, I am definitely scared. और when I'm shooting, I have bodyguards with me, you know, on the professional front. पर कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि मैं अपने cousins के साथ, अपने दोस्तों के साथ to spend a regular day in the city, and there is this fear looming कि अब कोई अगर एक ग्रुप आ गया ऐसे जिनके पास कुछ हथियार हो तो क्या होगा, कौन हेल्प करेगा? तो obviously डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। and जैसे आपने कहा, you know, मैंने खुद टेलीविज़न पे एक पॉलिटिशियन को ये रिवील करते हुए सुना था कि more than 200 crores were, you know, like were implemented for giving relief to rape victimized women, पर वो पैसे उन तक पहुँचे ही नहीं। तो you know, the money that was sanctioned didn't go for the right cause. So घूम फिर के बात आती है करप्शन पे। मुझे लगता है कि जो निर्भया थी, obviously, you know, she could not survive, but यहाँ जो मुंबई में अभी recently जो हादसा हुआ, जो फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुआ, she was very fortunate that she was born in a family that helped her, gave her that moral support. पर हमारे भारत में कई भारत है और हर लड़की को ऐसा परिवार नहीं मिलता। अगर यही लड़की किसी गांव में पैदा होती, she would have been thrown out of the community. उसके बाद उसके लिए शादी के कोई प्रपोजल्स नहीं आते, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। तो ये ज़रूरी है कि हमारे देश का जो पैसा है वो सही लोगों के, हम जनता के उन्नति के लिए सही इसका इस्तेमाल हो। And it starts with grassroots, it starts with education. The people who raped the photojournalist,
वो कहाँ स्कूल गए हैं, उनको क्या मॉरल साइंस पढ़ा, उन्होंने सीखा था स्कूल में. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. यू नो, जो भी एक ह्यूमन बीइंग को एक बेसिक फैसिलिटीज मिलने चाहिए फॉर हिम टू ग्रो अप विद सर्टन वैल्यूज. अच्छा और बुरा में उसे फर्क तो सभी जानते हैं, पर अच्छे का साथ देने के लिए एक हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए. यू नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट. So it all comes down to corruption. The money of the country is going all over the place. जी, लूथरा साहब, एक ही सवाल. चाहे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हो, आपने 2 और महिलाओं को देखा, ये हमारे देश की सक्षम महिलाएं हैं, इनको भी डर लगता है. पुलिस से अपराधियों को, रेपिस्ट को डर क्यों नहीं लगता? इनको तो डर लग रहा है, लेकिन रेपिस्ट को डर नहीं लगता. देखिए, रेपिस्ट को पुलिस से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि पूरे कानून व्यवस्था से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लगना चाहिए. ये हम लोग समझते हैं कि जैसे पुलिस के डंडे से डर लगना चाहिए. पूरी जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस पहला कदम उठाती है उनको पकड़ने का, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होता है, फिर ट्रायल चलता है. मजबूरियां हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा केस लंबित हैं, पेंडिंग है, न्याय व्यवस्था में थोड़ी देर लगती है, जिसकी वजह से जो डर है वो कम होता चला जाता है. अगर हम इस सारे प्रोसेस को, इन्वेस्टिगेशन से जब मामला शुरू होता है और जजमेंट तक आता है, सभी केसेस का निपटारा अगर हम जल्दी कर दें, इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो, प्रोसिक्यूशन में स्पीड आए और जो ट्रायल होता है वो भी फटाफट हो जाए, तो मुझे लगता है ये जो डर है ये तब डेफिनेटली लगने लगेगा. क्या आप यहां बैठ के ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप हर केस को 7-8 महीने, ज्यादा नहीं 7-8 महीने में ऐसे निपटा सकते हैं जैसे ये हुआ? जहां तक ट्रायल की बात है मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट माई डोमेन कि इसको 7-8 महीने में हर केस को किया जा सकता है या नहीं. बट एज ए लेमैन जितना मुझे मालूम है, मुझे लगता है शायद नहीं किया जा सकता है. इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, डेफिनेटली यस, हम लोग कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, क्योंकि ये केस हमारे लिए एक बेंचमार्क बना है. और वैसे भी अगर आप देखें तो कानून में ये प्रावधान है कि हम 60 दिनों के अंदर, रेप एक हीनियस क्राइम है, 60 दिनों के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें. हम 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर केसेस में पूरी कर देते हैं. सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आना रह जाती है, या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, जो कि बाद में एज ए सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी जाती हैं. लेकिन बाकी मामलों में 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन लगभग पूरी हो जाती है. हाँ, अब बात रह जाती है कि वो उसका एक्सेलेंस लेवल क्या है. वो मैं समझता हूं कि ये केस हमारे लिए एक बेंचमार्क है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हुई है. तो हमारे लिए एक ये बेंचमार्क बन गया है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया है कि हम बाकी केसेस में भी इतनी ही इन्वेस्टिगेशन अच्छी करें. और जहां तक आपने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, कि महिलाओं को लगना चाहिए, तो उसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो महिलाओं की सुरक्षा का कैनवस है, ये एक बहुत बड़ा कैनवस है, और उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एक्टर है, जिसमें पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, न्याय व्यवस्था है. लेकिन सबसे बड़ा जो एक्टर है वो हमारे समाज का माइंडसेट है. जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे कि जो औरत है वो सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि वो एक फ्री स्पिरिट है, उसको उसकी जगह मिलनी चाहिए, चाहे हम उसको देवी बनाए ना बनाए, लेकिन औरत को औरत की जगह कम से कम हम दें. जी, ये माइंडसेट में बदलाव करने की जरूरत है. छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद उन वादों के बारे में हम बात करेंगे जो वादे इस गैंग रेप के बाद सरकार ने हमसे किए थे. हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे. हमसे कहा गया था कि अब काले शीशे वाली गाड़ियां इस देश में नहीं चलेंगी, सड़कों पर आपको नजर नहीं आएंगी. हमसे यह कहा गया था कि सारे कमर्शियल गाड़ियों में, बसों में जीपीएस सिस्टम्स लगाए जाएंगे. हमसे यह कहा गया था कि नाइट सर्विस की जो गाड़ियां होती हैं, जो बसेस होती हैं, उसमें कांस्टेबल्स बैठेंगे. क्या वो सब कुछ हुआ? ये हम पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. निर्भया केस के बारे में कहा जाता था कि निर्भया, वो लड़की, वो तो हमेशा के लिए सो गई, लेकिन वो देश को जगा गई. और देश जब जागा तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा देश सोए नहीं. इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में महिलाओं को और पुरुषों को भी, क्या सभी को सुरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या सुरक्षा का अधिकार हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए? और भारत भाग्य विधाता के दौरान हम लगातार ये मुहिम चलाते आए हैं कि हमें सुरक्षा का अधिकार
चाहिए और यह अधिकार हमें सरकार से मांगना होगा। इसी दौरान कांग्रेस की नेता और सांसद प्रिया दत्त भी हमारे एक शो में आई और प्रिया दत्त का कहना था कि यह मुश्किल हमारे सिस्टम की है। सिस्टम उन महिलाओं को सपोर्ट नहीं करता जिनके साथ रेप जैसा क्रूर हादसा होता है। देखिए, पहले तो हमने ये दर्ज किया था कि FIRs जब एक महिला पुलिस स्टेशन में जाती है उसे एक पुरुष से ही बात करनी पड़ती है और जो प्रश्न वो पुरुष उससे पूछता है, इट इज शी इज बीइंग रेप्ड ऑल ओवर अगेन। सो द होल एनवायरनमेंट व्हेन अ वुमन कम्स टू कंप्लेन शुड बी कंड्यूसिव, ताकि वो वुमन को एक सहूलियत मिले। उसके साथ एक काउंसलर रहनी चाहिए, एक महिला पुलिस रहनी चाहिए जो उससे बात कर सके और जो कुछ भी हुआ उसका बयान लिखे और FIR दर्ज करे। देन द टू फिंगर टेस्ट जो हमेशा पूरे वर्ल्ड में वो अभी है नहीं, वो यहाँ था। जब आप हॉस्पिटल जाएं वहाँ भी एक पुरुष आपको चेक कर रहा है। तो दीज आर द वेरी बेसिक रिकमेंडेशंस जो हमने दिए और कुछ रिकमेंडेशंस का अमल भी हुआ कि पुलिस स्टेशन में एक सेक्शन विमेन पुलिस और काउंसलर का भी बनाया गया। एक बड़ा पहलू ये है, जब इस तरह के मामले अदालत तक पहुंचते हैं तो जो वकील होते हैं उनका कंडक्ट कैसा होता है, वकील किस तरीके के सवाल पूछते हैं और कई बार वो सवाल किसी भी शालीनता की सीमा को पार कर जाते हैं। आज हमने निर्भया के माता पिता से बात की और उन दोनों ने ही हमें यह बताया कि जब सुनवाई चल रही थी अदालत के दौरान तो विरोधी पक्ष का जो वकील था उसने कई बार ऐसे सवाल किए जिन्हें शालीन नहीं कहा जा सकता। आपने हिंदी फिल्मों में भी अक्सर इस तरह के कोर्ट सीन देखे होंगे, जब कोई पीड़ित महिला अदालत पहुंचती है तो उससे किस तरीके के सवाल किए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपको एक छोटा सा एक सीन दिखाना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये हम आपको दिखाने वाले हैं ये भी समाज का एक आईना है। ये आप देखिए। उर्मी का बलात्कार एक बार क्या देखा मैंने, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। हर गली हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में बार बार बलात्कार हुआ उसका, हर बार बलात्कार हुआ। हाथ कहाँ थे, हाथ कहाँ थे, बाहों पर या कंधों पर, कमर पर या जांघों पर, कितनी नंगी थी वो, ये सवाल जरूरी थे मगर किस तरह पूछे गए थे मुझसे, और जब ऐसे घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे तो क्यों नहीं उठी एक भी आवाज। ये दामिनी फिल्म का एक सीन हमने आपको दिखाया। ये कहने को एक फिल्म है लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अदालतों में ऐसा होता है और पुलिस स्टेशंस में भी हमारे देश में ऐसा जरूर होता है। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी इस वक्त जुड़ रही हैं। किरण बेदी जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके तजुर्बे से ये जानना चाहते हैं, आपने लंबे वक्त तक पुलिस की नौकरी की है और आपका लंबा अनुभव रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है महिला पुलिस ऑफिसर होने के नाते कि जब पुरुष पुलिस ऑफिसर्स इस तरह के मामलों को डील करते हैं तो एक बायसनेस आ जाती है, एक सेंसिटिविटी की कमी उसमें आ जाती है और ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है आगे चल के कि महिलाएं अक्सर पुलिस स्टेशन से या इस तरह के मामलों को रिपोर्ट करने से दूर भागती हैं? ये सही है। एक औरत को कंप्लेंट देके अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, हेसिटेशन नहीं महसूस करती, अपनी दिल की बात कह पाती है, जब पुरुष को नहीं कह पाती। ये सही है, ये एक नेचुरल बैरियर है जब तक कि पुरुष अपना परसेप्शन चेंज ना करें। ये सही बात है। मैंने ये देखा जब मैं सर्विस में गई थी तो एकदम बहुत सारी महिलाएं मेरे पास आनी शुरू हो गई थी। वो ऐसा महसूस करती थी कि मैं ही है, मतलब मैं सिर्फ वर्दी में हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है मेरे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो बहुत बिना हेसिटेशन में मुझे मिलने आती थी। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरे पास महिलाएं आनी शुरू हो गई, क्योंकि इनके आने से हम लोग क्राइम को रोक सकेंगे, समझ सकेंगे कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये सही है कि एक बैरियर ज़रूर होता है, इसीलिए
पॉलिसी बनी थी दिल्ली पुलिस में, और पॉलिसी रहनी चाहिए कि जो ड्यूटी ऑफिसर हो वो कम से कम महिला ज़रूर हो, ताकि वो ड्यूटी ऑफिसर में जो फर्स्ट कांटेक्ट हो महिला का वो एक महिला हो ड्यूटी ऑफिसर। सो ये इससे एक बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या मैं वो प्रश्न पर जा सकती हूँ जिस प्रश्न से आपने क्वेश्चन शुरू किया था कि क्या सुरक्षा का हमारा अधिकार है, क्या मैं वो उस प्रश्न का जवाब दे सकती हूँ? जी जरूर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैंने बहुत सारे चैनल्स पर गई आज के प्रोग्राम के बारे में, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मैं बड़ी खुश हूँ इस प्रश्न को सुन के, और मेरा मन कर रहा है इसको जवाब देने का। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सुरक्षा का अधिकार है, हमारा सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन हमारा सुरक्षा का कर्तव्य भी है, क्योंकि हर राइट के पीछे एक कर्तव्य छिपा होता है। और हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा सोच शुरू करते हैं पुलिस से, एक पुलिस मैन से या पुलिस वोमन से या पुलिस स्टेशन से। मैं एज अ पुलिस ऑफिसर बिलीव करती हूँ हमारी पुलिसिंग शुरू होती है अपने घर की सुरक्षा से, अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने नेबरहुड से। अगर हम थोड़ी सी, और ये करियर में मैंने अपने करियर में यही किया था, मैं क्राइम प्रिवेंशन को घर ले गई थी। इसी से मेरे ज़िलों में जब भी मैंने काम किया, मैं माफ़ करना अपने बारे बता रही हूँ, लेकिन मैं साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी भी हमारे डिस्कशंस में क्राइम प्रिवेंशन, जहाँ फैमिली जुड़े, जहाँ परिवार जुड़े, जहाँ नेबरहुड जुड़े, जहाँ गांव जुड़े, जहाँ पंचायत जुड़े, हम उसकी बात नहीं कर पा रहे। मैं समझती हूँ हमको ये एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी क्राइम प्रिवेंशन की, जहाँ ये क्राइम अपराध सुधार और सुरक्षा का कर्तव्य और सुरक्षा का अधिकार हम घर में ले जाएं। और हमको एक ही घर को तो संभालना है, और हर घर में माँ और बाप है, हर घर में माँ और बाप है। जिस घर में माँ और बाप हो वो घर में असुरक्षा क्यों होनी चाहिए, और उस घर में सुरक्षा क्यों नहीं सिखाई जाए मूल्य अपने बेटों को और अपनी बेटियों को, क्यों नहीं? तो मैं उसकी बात कर रही थी, इसलिए आपने मुझे प्रश्न ऐसा पूछा जो मेरे मन का किरण जी, आप जो कह रही हैं जो पहला कदम है वो है जागृति का, कर्तव्य से हर परिवार में चलता है। जी बिल्कुल, तो पहला कदम है जागृति का। लूथरा साहब, जागृति को लेकर आप हमें बताएंगे, ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन आपने किया ये अपने आप में एक अनोखा इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन साथ ही आपने पांचों लोगों को पकड़ भी लिया था। ये न्यू एज जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में आप हमें बताइए कि कैसे आप इसको क्रैक कर पाए, और क्या यही टेक्निक अब बाकी सारे केसेस में भी इस्तेमाल होगी? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने आज विक्टिम के दोस्त का इंटरव्यू की सीडी चलाई जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सीडी को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की इजाज़त नहीं दी थी, लीगल कारण थे। और दूसरा, हमें यह भी डर है कि उस सीडी के कारण से कल जो आने वाला जजमेंट है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। तो इसलिए दिल्ली पुलिस अपना डिसअप्रूवल इस सीडी के प्रति जताना चाहती है, और हमें वाकई ये डर है कि कहीं इसकी वजह से कल आने वाले जजमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अभी रहा आपकी बात का जवाब कि इसमें देखिए इन्वेस्टिगेशन की जो सबसे अच्छी चीज़ें रही, पहली बात तो ये कि ये बड़ी इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी, हमारे पास समय कम था और उस कम समय में ही हमने सभी लोगों को पकड़ लिया। इसके अलावा जब उन लोगों को पकड़ा गया तो एविडेंस कलेक्शन में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी भी फॉरेंसिक साइंस की हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी, चाहे वो डीएनए था, चाहे वो और भी तरह की चीज़ें थी, या डॉक्टर्स का बयान हमने ट्रायल के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करवाना था, उन सब चीज़ों को हमने बड़े ही सलीके से कोर्ट के सामने पेश किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने उस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और आज हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं कि कोर्ट ने उन सभी दोषियों को, उन सभी एक्यूज्ड को दोषी करार दिया है। क्वांटम ऑफ सेंटेंस कल डिसाइड होना है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको मैक्सिमम पनिशमेंट कल मिलेगा। क्या लगता है आपको, क्या पनिशमेंट होगी, मैक्सिमम पनिशमेंट जो कि एक उदाहरण बन सके? मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें धारा 302 लगी है, तो डेथ पेनल्टी हो सकती है, और प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से पूरी तरह से जिरह करेगा कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिले। जी लूथरा साहब, मैं यहाँ पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपका और हमारा मकसद एक है, रास्ते हमारे अलग अलग हो सकते हैं। आपने उसको डिसअप्रूव किया, सीडी को चलाने को या उसके इंटरव्यू को,
हमारी बिल्कुल भी ये कोई मंशा नहीं थी कि हम इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा डालें। हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कि उसमें इंसाफ ना मिले। हमारी भी मंशा वही थी, लेकिन हो सकता है रास्ता अलग हो। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, इतना भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। लेकिन हमारे साथ हमारी और दूसरी मेहमान भी हैं। प्रियंका के पास हम चलते हैं। प्रियंका, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि सुरक्षा का अधिकार हमारी देश की महिलाओं को होना चाहिए और वो हमें मांगना पड़ेगा। आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, क्या आप अपनी पार्टी में ये बात रखेंगी कि जब अगला चुनाव आएगा और जब आप अपना मैनिफेस्टो बनाएंगी तो उसमें महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार देने की बात आप करेंगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का अधिकार लेकर हमेशा सतर्क रहा है और एक्टिव रहा है। तो उसमें तो दो राय ही नहीं है कि कांग्रेस जो सीरियस है महिलाओं के अधिकार को लेकर, उसमें कोई दो राय हो या कोई कंफ्यूजन हो उस बात को लेकर। तो ये तो बिल्कुल बना ही है कि ये होना है। और रही अधिकार की, हाँ, ये हर महिला, हर सिटीजन का अधिकार है कि उसको उसकी सेफ्टी देश से मिले। जी, किरण जी हमारे साथ हैं। किरण बेदी जी के पास चलते। किरण जी, अब बात करते हैं, हम प्रॉब्लम्स हमने बहुत डिस्कस की, सॉल्यूशन क्या है? क्या आप हमें बता सकती हैं कि इसके बाद हमारा आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? दो चीजें जो करंट हालत है, मैं दो प्लान छोटे बताऊंगी। एक तो हमारा अभी तक मैंने जो भी सुबह से प्रोग्राम सुने हैं और देखे हैं, पनिशमेंट प्लान चलता आ रहा है कि हम पनिशमेंट कैसे कराएंगे, जल्दी से जल्दी कराएंगे, तफ्तीश अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक सहायता होनी चाहिए। पनिशमेंट प्लान होना चाहिए जिसमें जल्दी पनिशमेंट हो। जब तक क्राइम अभी हमारी नज़र के सामने है, हम उसके समय के बीच बीच में उसको सख्त से सख्त सजा दे दें। पनिशमेंट प्लान ज़रूर हो जिसका मतलब है कि अलाइनमेंट हो पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की और जजेस की और पब्लिक की। क्योंकि अगर पब्लिक सबूत नहीं देती, विटनेस नहीं बनती, हॉस्टाइल हो जाती है, केस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पब्लिक, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और कोर्ट्स, ये चारों की अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। जब एक लाइन में मिलके काम करते हैं, आपने देखा है राहत पहुंचती है, सज़ा मिलती है और लोगों को विश्वास जागता है। एक तो अलाइनमेंट और दूसरा है क्राइम प्रिवेंशन प्लान। कोई नहीं पूछता है कि पुलिस से कि अपना क्राइम प्रिवेंशन प्लान को छापो। इतने एडवर्टाइजमेंट्स आप छापते हो, इतना पैसा खर्चते हो, अपना पूरा क्राइम प्रिवेंशन प्लान दिखाओ। विमेन के बारे में क्या क्या करोगे, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन क्या प्लान है? मैं तो कहती हूँ नेशनल क्राइम प्रिवेंशन प्लान होना चाहिए, स्टेट प्लान होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए और थाने का प्लान होना चाहिए। जब क्राइम प्रिवेंशन प्लान होगा, वो सिर्फ पुलिस का नहीं है, उसमें आम जनता जुड़ेगी, उसमें स्कूल्स जुड़ेंगे, उसमें मार्केट एसोसिएशंस जुड़ेंगी, उसमें ये जो प्रचारक होते हैं, सत्संग करते हैं, वो भी जुड़ेंगे। आपकी शुक्रवार की प्रेयर जुड़ेगी, आपकी संडे की चर्च जुड़ेगी, आपकी प्रार्थनाएं जुड़ेंगी। तो उसमें क्या मैसेज देते हो जिम्मेवारी का, सोशल राइट का या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का? उसमें नौजवान लड़के भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं। मैं ये समझती हूँ क्राइम प्रिवेंशन प्लान जरूरी है। जब तक प्लान के हिस्सेदार नहीं सब बनेंगे और वो जुड़ के काम नहीं करेंगे, बलात्कार होते ही रहेंगे और ऐसे फास्ट ट्रायल हम मांगते रहेंगे। मैं प्रिवेंशन में बहुत बिलीव करती हूँ, हमको प्रिवेंशन प्लान बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि जब फिर भी क्राइम हो जाए तो एक अलाइनमेंट जरूरी। इसका मतलब कि हर शहर में, हर स्टेट में एक हब होना चाहिए। जैसे चीफ सेक्रेटरी हर महीने पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मीटिंग करे और देखे कि ट्रेंड्स क्राइम के कहाँ जा रहे हैं, कौन सा केस बहुत डिले हो रहा है, कौन सी कमियां हैं, ताकि स्टेट से कमियां पूरी करी जाए। रूरल पुलिसिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये सारी कमियां हैं। मैं चाहती हूं यहां से अब वहां जाएं और ये काम करने की कोशिश करने की। जी किरण जी, आपने बहुत अच्छा आपने एक रोड मैप बताया हमारे दर्शकों को, जो कि भविष्य का रोड मैप हो सकता है, जिसमें हम सबको साथ लेकर आगे हमें चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार आखिर में अमृता के पास जाऊंगा। अमृता, आपने ये रोड मैप भी सुना, आपने ये भी सुना कि कैसे हम बात कर रहे हैं कि सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य की भी हमने बात की। आप हमें बताइए, आपको बहुत सारे लोग फिल्मों के जरिए देखते हैं, आप बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल भी होंगी, महिलाओं की भी और पुरुषों की भी। कैसे अवेयरनेस इस पर ला सकते हैं? यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? आपका कोई आखिरी पॉइंट?
मुझे यही लगता है कि जैसे हमें सिंगापुर जैसे सिटी से प्रेरणा लेनी चाहिए. इट इज़ सपोज टू बी द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड फॉर वुमेन. रात के 2 बजे भी कोई भी औरत टैक्सी में सफ़र करती है तो बिल्कुल बिना डर के, क्योंकि CCTV कैमराज हर सिग्नल पे है. द लोकल ट्रांसपोर्ट देयर इज़ कनेक्टेड विद द CCTV और सर्वेलेंस बहुत कड़ी है, सज़ा भी बहुत भयानक है. तो ऐसे फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए और इसीलिए मैं कहती हूँ कि देश का जो पैसा है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए एट एवरी लेवल, सिक्योरिटी लेवल, एजुकेशन लेवल, गिविंग एवरी इंडियन अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिससे ये सारी इट इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड. यू कांट हैव वन सेक्शन विच इज़ टोटली डिप्राइव्ड और फिर ऐसे हादसे हो जाते हैं. जी अमृता, आपका शुक्रिया. लेकिन लूथरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, हम जो बात कर रहे थे, हमने तय किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अब काले शीशे वाली गाड़ी हम नहीं चलने देंगे. हमने तय किया था कि बसों में हम GPS सिस्टम लगाएंगे. हमने ये भी तय किया था कि नाइट सर्विस में कांस्टेबल्स बैठेंगे. लेकिन वो हमें नजर नहीं आता. इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो हमारा है वो इतना वीक क्यों है? नहीं, इतना वीक नहीं है. रात की पेट्रोलिंग बहुत अच्छी है. BPO के व्हीकल्स की लगातार चेकिंग की जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महिलाएं होती हैं और उनके लिए दिशा निर्देश हम इशू करते हैं. उनका पालन हुआ या नहीं हुआ उसके लिए रात को हमारे लोग 2-2, 3-3 बजे तक जगकर उनकी चेकिंग करते हैं, फिर उनके चालान होते हैं. इसके अलावा ये जो वुमेन हेल्प डेस्क हमने बनाई हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम्स चलाए हैं. रही बात GPS लगने की, कि उसके ऊपर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा है और काफ़ी उसमें सफलता मिल रही है. और काले शीशे वाली गाड़ियों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है. मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि जो जो उस समय कहा गया था, जो जो बातें, जो जो वादे हमने किए थे, उन पर बड़ी सिंसियरली काम चल रहा है और लगातार चल रहा है. अभी अब जब यहाँ से आप वापस जाएंगे, कोई काले शीशे वाली गाड़ी मिली तो आप रोक के उसको उतारेंगे कि नहीं? देखिए, बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता कि एक भी काले शीशे वाली गाड़ी नहीं घूमेगी, लेकिन एक्शन हमारा लगातार चल रहा है. 80 लाख व्हीकल्स हैं इस शहर में, बहुत सारे व्हीकल्स हैं और उनके ऊपर लगातार सबके ऊपर एक साथ एक्शन लेने में वक्त लगता है. रिसोर्सेज हमारे कम हैं, बट हमारी नीयत बड़ी साफ है. नीयत में कोई कमी नहीं है, हम लगातार लगे हुए हैं. लूथरा साहब, नीयत साफ होनी चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अपने सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. प्रियंका, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये अकेला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कोई नेगेटिव टोन नहीं देना चाहते. नीयत लूथरा साहब कह रहे हैं उनकी साफ है, नीयत हमारी भी साफ है और यहां पर हम एक लार्जर पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं. हम ये जानना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम और आप साथ मिलकर इस देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं और सिस्टम को भी बदल सकते हैं. सिस्टम वाले हमारे साथ बैठे हैं, समाज वाले भी हमारे साथ बैठे हैं. गैंगरेप जैसी वारदात पर बहस के बीच इस बात की अनदेखी भी नहीं की जा सकती कि इसे लेकर जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, कानून व्यवस्था की है, न्यायपालिका की है, उतनी ही देश के लोगों की, यानी हमारे समाज की भी है, हमारी और आपकी भी है. भारत भाग्य विधाता में हमने लगातार यह मुद्दा उठाया है कि सुरक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल होना चाहिए. यह हमारी मुहिम है. 16 दिसंबर का ये जो केस है, इसमें कल होने वाली सजा का ऐलान ये उम्मीद और ज्यादा पुरजोर तरीके से जगाएगा. नमस्कार.